नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अब अवध कथा की अगली किस्त आपके सामने शुरू करते हैं और मैं फिर शुरू करने के पहले एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अवध कथा को आप लोग अब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के शुरुआत से देखिए, शुरुआत से पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने इस इलाके जैसा हम लोग बैठे हुए हैं लखनऊ और आसपास, जिसको पहले अवध कहा जाता था, उसके इतिहास और भूगोल में जानने में आपको बहुत दिलचस्पी जगेगी और जानना भी चाहिए। कम से कम जिस इलाके में, उस इलाके के बारे में तो हमें जानना ही चाहिए, स्पेशली तब जबकि उसका पास्ट जो है बहुत ही गर्वानुभूति कराने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। अब बात आगे की करेंगे। कल तक जो मैंने कही थी कि 1857 की लड़ाई में क्या हुआ वाजिद अली शाह के गद्दी से हटने के बाद। बहरहाल लड़ाई हुई, अंग्रेज़ किसी तरीके से उस लड़ाई को जीते और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि मात्र 90 साल के बाद यानी 1857 में लड़ाई हुई और 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। जिस भारत पर कब्ज़ा करने में उनको करीब मोटे तौर पर 300 साल लगे थे। ये तो अवध की मतलब अवध में वाजिद अली शाह को हटाने का जो दूरगामी परिणाम था ये हुआ। तात्कालिक परिणाम तो जो हुए उसका मैंने जिक्र किया ही। अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, अब इसके आगे क्या हुआ कि जिस समय ये लड़ाई हुई और इस पूरी लड़ाई में हिंदू मुसलमान सब बहुत मिल के लड़े, उसका नतीजा कल मैंने शायद हो सकता है कल ही आपको बताया, नहीं तो मतलब मैं फिर आज बता रहा हूँ कि इसको भांपने के बाद कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एका बड़ा ज़बरदस्त है। 1916 में मुसलमानों की मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों ने बनवाया और बाद में वही मुस्लिम लीग जो है कालांतर में जा कर के भारत पाकिस्तान के विभाजन का कारण बनी। उसके बारे में बाकी डिटेल फिर कभी बताएंगे। और जब ये लड़ाई ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने जो था वो एक काम किया कि जो पूरे अवध के इलाके के सारे ज़मींदार थे, वो सब जो थे, जो उनको सबको उन्होंने बुला करके सबको माफ़ी दी। और कैसरबाग का जो इलाका है, अभी लखनऊ कभी आप आइए तो देखिएगा, कैसरबाग का वो इलाका है जिसको वाजिद अली शाह ने अपने लिए बनवाया था। वो पूरा एक तरीके से उपनगर था जिसमें तमाम लोग रहते थे। वो तो बहुत बड़ा इलाका था, उसके टुकड़े टुकड़े काट करके तमाम जो उस समय के जागीरदार थे, ताल्लुकेदार थे, उनको अंग्रेज़ों ने दे दिया और कहा कि आप लोग इसमें रहिए आराम से। और जब बस एक इसका स्वरूप को मत बदलिएगा, तो उसके चलते वो अभी भी वो लोग कुछ उनके परिवार के वंशज रहते हैं, कुछ हिस्सा गिर गया है, कुछ तमाम बातें हैं, ये सब हुआ। और वाजिद अली शाह उधर भटियाबूर चले गए। जैसा मैंने बताया वो 1887 तक वहाँ जिंदा रहे। बहुत लगभग दूसरा लखनऊ उन्होंने वहाँ बसा दिया, लेकिन कालांतर में वो भी नष्ट हो गया। तो वो जैसा मैंने बताया भी होगा शायद कि वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद जब उनके बच्चों में उनकी पेंशन और सबको लेके झगड़ा शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने वो सब चीज़ें नीलाम कर दी और नीलाम करके वो सब पैसा उनके वंशजों में बांट दिया। उसका नतीजा है कि नीलामी में वो सब चीज़ें जिसके जो हाथ लगी उसने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कुछ गिर गया, कुछ पड़ गया, कुछ अभी भी शायद बचा होगा। अभी भी उस दौर की केवल एक शानदार चीज़ देखने को बचती है, जो लोग देखने जाते हैं वहाँ जाते हैं। एक तो वो सुल्तान खाना जिसमें वाजिद अली शाह जाके ठहरे थे वो भी कोठी बची हुई है। और दूसरे उनका जो था वो वाजिद अली शाह का जो मकबरा था वो भी वहाँ पर बचा हुआ है, बड़ा शानदार। उसको लोग अभी भी देखने जाते हैं और उनके कुछ वंशज अभी भी वहाँ बसे हुए हैं, जो उनकी उस दौर की अतीत के दौर की कहानियाँ बताते हैं। कुछ संपन्न है, कुछ विपन्न है, लेकिन कुल मिलाकर के वाजिद अली शाह की छाप अभी भी वहाँ के करीब मटिया बुर्ज में देखी जा सकती है। ये तो ही एक बात। और अब आइए उस कथा से संबंधित अगला चरण आपको बताते हैं। अवध का जो पूरा का पूरा जो मतलब विप्लव हुआ, उस और विप्लव का एक और फ़ायदा हुआ है, जो मतलब हमारे लिहाज से फ़ायदा कि जो भी कह लीजिए कि शुरुआत में अंग्रेज़ों की जो नीति थी, वो अंग्रेज़ों की नीति पूरे भारत पर कब्ज़ा करने की थी। और उसमें था कि यहाँ के जितने भी राजा रजवाड़े हैं उनको सबको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाएगा और पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का एक छत्र शासन होगा। लेकिन 1857 की क्रांति में और जो ज़बरदस्त लड़ाई हुई और जिसमें उसमें जिस तरीके से सारे राजे रजवाड़े शामिल होकर के लड़े, उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों ने एक रूल और बनाया कि अब हमको यहाँ के राजाओं को नहीं छेड़ना है। वो जो तो इसलिए जो राजा जिस रियासत पर काबिज़ था, तमाम रियासतें थी, करीब 500 कुछ से ज़्यादा ऊपर से रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ। वो सारी रियासतें जो थी उनका स्वरूप बाकायदा बरकरार रहा। वो सारी के सारे भारत के स्वतंत्र होने तक रहीं और उन्होंने अपने हिसाब से रहीं। बस ये कि उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और बाकी सब एज़ इट इज़ चलता रहा। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि जो भारत का जो असल क्या नाम है वो था कल्चर, आप ये मान के चलिए अंग्रेज़ों के आने के पहले वो भी काफ़ी कुछ हद तक बाकायदा मौजूद रहा। अभी भी उसके ग्लिम्पसेस लोग देखने जाते हैं और उसको सारी चीज़ें होती हैं। ये कुल मिलाकर के एक तरीके से देखा जाए तो अवध का जो के तरीके से राजनीतिक इतिहास था, उसने जो है बहुत कुछ भारत के स्वरूप को बदलने में अपनी भूमिका निभाई। अब इसके बाद में आगे की बात आपको बताऊंगा। अगले अगले यहाँ तक मान के चलिए
कि यहाँ तक का किस्सा तो ये मान के चलिए कि वाजिद अली शाह से संबंधित रहा। अब इसके आगे का किस्सा मैं आपको कल से ये बताऊँगा। अवध का जो पूरा इतिहास है, अवध के इतिहास में यहाँ की बेगमात की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ की कुछ बहुत सी बेगमें ऐसी थी बादशाहों की, जो वो थी, क्या नाम है, बेगमात जो थी, वो भी बहुत ही पावरफुल रोल था उनका। और उस पावरफुल रोल के चलते उन्होंने अवध की, क्या नाम है, पॉलिटिक्स में कई बार बड़ी ज़बरदस्त दखलंदाजी की और अंग्रेज़ों से भी भिड़ गई, जिसमें से जो वाजिद अली शाह की माता थी उनका भी बड़ा, क्या नाम है, पावरफुल रोल रहा। वो शुरू से पहली बेगम से शुरू करके अब आगे तक बताएंगे। जिसमें पहली सबसे महत्वपूर्ण बेगम थी यहाँ की अवध की शुजा-उद-दौला की बेगम थी बहू बेगम। बहू बेगम का भारत की वो अवध के इतिहास में बहुत ज़बरदस्त रोल रहा, वो मैं आपको बताऊँगा। अगली बार से वहीं से शुरुआत करूँगा। और बहू बेगम का जो मकबरा था, बहुत शानदार मकबरा, वो अभी भी फैज़ाबाद में देखा जा सकता है। और अब आगे की कथा जो है आपको पहले पहले मतलब अवध की बेगमात की भूमिका के बारे में बताऊँगा। उसके बाद फिर आगे अवध की आगे की कथा सुनाऊँगा। उसको मेरा ख़्याल है आप लोगों को पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात आपको अगली उसमें बताऊँगा वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मेरा ख़्याल है, उम्मीद है ये वाला वीडियो ही पसंद आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ चलते चलते कि चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के अवध के इतिहास को ज़रूर देखिए। एक तो ये हमको जानना चाहिए क्योंकि हम इस इलाके के रहने वाले हैं, और जो लोग इस इलाके के नहीं रहने वाले हैं उनको इसलिए भी इसको जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में अवध की जो भूमिका रही है, उस भूमिका से हम में से ज़्यादातर लोग नावाकिफ़ हैं। हमें जानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।